जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका शक्ति कोचिंग क्लास के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं आज आप लोग के लिए लेकर आया हूं छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास और संख्या पद्धति पर 50 एमसीक्यू, जो हमारे सीजीपीएससी, सीजी व्यापम और सीजी पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम चलते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि छत्तीसगढ़ के प्रथम इतिहासकार हैं, और 4 ऑप्शन दिया हुआ है, बाबू रेवाराम, गोपाल मिश्र, कनिंघम और लोचन प्रसाद पांडे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बाबू रेवाराम। बाबू रेवाराम जो है, इन्होंने एक पुस्तक लिखी है। बाबू रेवाराम ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है तारीख ए है वंशी। तारीख ए है वंशी। ये जो पुस्तक है तारीख है वंशी, इसमें कलचुरी वंश के बारे में पूरा इतिहास बताया गया है कि कलचुरी वंश कैसे था, क्या था, इस सब के बारे में बताया गया है किसमें, तारीख है वंशी बुक में, जिसको हमारे छत्तीसगढ़ के पहले इतिहासकार किसने लिखा है, बाबू रेवाराम ने लिखा है। तो इस तरह ये पहला क्वेश्चन छत्तीसगढ़ के प्रथम इतिहासकार, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बाबू रेवाराम। चलिए दूसरा क्वेश्चन को लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, चितवा डोंगरी का गुफा कौन से जिले में है। ऑप्शन ए में लिखा है दुर्ग, ऑप्शन बी में राजनांदगांव, ऑप्शन सी में रायगढ़ और ऑप्शन डी में है बालोद। ठीक है, हम जब छत्तीसगढ़ का क्लास स्टार्ट करते हैं तो हम पहले प्रागैतिहासिक काल, पाषाण काल पढ़ते हैं, और उस पाषाण काल को 3 भाग में बांटा गया है। पाषाण काल को 3 भाग में बांटा गया है, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और एक होता है उत्तर या नव पाषाण काल। और इसी उत्तर या नव पाषाण काल की जानकारी हमको चितवा डोंगरी से मिलती है, जो कि कहाँ स्थित है, बालोद में स्थित है। कहाँ स्थित है, बालोद जिला में स्थित है। और इसी चितवा डोंगरी में हमको शैल चित्रों के भी साक्ष्य मिलते हैं, जिससे हमको उत्तर या नव पाषाण काल के बारे में जानकारी मिलती है। तो इस तरह इस दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बालोद। क्लियर है। तो दूसरा क्वेश्चन जो है, चितवा डोंगरी का गुफा कौन से जिले में है, इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, बालोद। चलिए तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। छत्तीसगढ़ के मैकल क्षेत्र में प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासन था। ऑप्शन ए में लिखा है सोमवंश, ऑप्शन बी में लिखा है फणिनाग वंश, ऑप्शन सी में लिखा है कलचुरी वंश और ऑप्शन डी में लिखा है पांडु वंश। क्लियर है। तो आप ध्यान रखेंगे कि जब सरबपुरी वंश चल रहा था तो सरबपुरी वंश का एक राजा था, है ना, और सरबपुरी वंश का राजा था जिसका नाम था सुरबल। क्या नाम था, सुरबल। और इसी का विवाह जो है सोमवंशी जो शासक थे उनकी पुत्री सुरबल की पुत्री का नाम था लोक प्रकाशा। क्या नाम था, लोक प्रकाशा। और इसी का विवाह जो है सोमवंशी पांडुवंशी शासक के से हुआ था, है ना। और उसके बाद उसी के वंशज इंद्रबल को सामंत बनाया गया था, और इस इंद्रबल ने ही सोमवंश को क्या कर दिया, सरबपुरी वंश को समाप्त करके छत्तीसगढ़ के सिरपुर में पांडुवंश की स्थापना की थी। और यही पांडुवंश जो है पहले कहां शासन कर रहा था, मैकल क्षेत्र में शासन कर रहा था। तो इस तरह इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डी, पांडुवंश। क्लियर है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की और चौथा क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से राजीव लोचन मंदिर का निर्माता विलास तुंग किस प्राचीन राजवंश से संबंधित है। इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए में है नलवन, ऑप्शन बी में है पांडुवंश, ऑप्शन सी में है सरबपुरी वंश और ऑप्शन डी में है सोमवंश। क्लियर है। तो जो राजा था विलासतुंग, ये राजा विलासतुंग जो है नल वंश का शासक था, है ना, नल वंश का शासक था। जो नल वंश है इसका संस्थापक कौन था, शिशुक था, लेकिन वास्तविक संस्थापक माना जाता है किसको, वराह राज को माना जाता है। और वराह राज के बाद जो है राजा हुए बहुत सारे, उसमें एक राजा था कौन, विलासतुंग। और इसी विलासतुंग ने ही राजीव लोचन मंदिर का निर्माण किया है, जो कि कहाँ स्थित है, राजिम में स्थित है। राजीव लोचन मंदिर का निर्माण भी किसने किया है, विलासतुंग के द्वारा किया गया है ना। तो विलासतुंग जो है ये किस वंश का राजा था, नलवंशी राजा था। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नलवंश। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, रामायण काल में छत्तीसगढ़ को किस नाम से जानते थे। इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए में है कोसल, ऑप्शन बी में है दंडकरण, ऑप्शन सी में है दक्षिण कोसल और ऑप्शन डी में है महाकोशल। ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में हमने जब रामायण काल पढ़ा था तो रामायण काल में जो छत्तीसगढ़ है उसको कहा जाता था दक्षिण कोसल। उसको क्या कहा जाता था, दक्षिण कोसल कहा जाता था। और जो बस्तर है वो कहलाता था दंडकारण्य।
दंडकारण्य कहलाता था। और जब भगवान राम को जो है वनवास हुआ था तो उन्होंने बहुत सारा समय जो है छत्तीसगढ़ में बिताया था, और छत्तीसगढ़ के बहुत सारे जो जगह है ना, 75 स्थानों से गुजरे थे, जिसमें से वो 51 स्थानों पर रुके थे। 75 स्थानों से भगवान राम जो है अपने वनवास के दौरान क्या किए थे, गुजरे थे, जबकि 51 स्थानों पर वो रुके थे, है ना, जिसमें आपका सीतागढ़ी हर चौका है, रामगढ़ की पहाड़ी, सीता बेंगरा की गुफा, लक्ष्मण बेंगरा की गुफा, जोगी मारा की गुफा, रायगढ़ का राम झरना, धमतरी का सिहावा पर्वत, कांकेर का आपका पंचवटी, ये सब रामायण कालीन से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, दक्षिण कोसल हो जाएगा, कि रामायण काल में हमारे छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता था, दक्षिण कोसल के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, इस राज्य में प्राचीन काल में निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश सर्वप्रथम था, है ना, और इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। राजर्षि तुल्य वंश ए में है, बी में है सरबपुरी वंश, सी में है पांडु वंश, और डी में है कौन सा, नल वंश। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का आप इतिहास देखेंगे तो उसमें जो क्षेत्रीय राजवंश है ना, और उन क्षेत्रीय राजवंशों में ये सरबपुरी राजवंश जो है ये सबसे प्राचीन राजवंश है। यानी छत्तीसगढ़ के प्राचीन काल में निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश सर्वप्रथम आया था, तो वो कौन सा वंश रहा होगा, राजश्री तुल्य वंश। इसका साक्ष्य हमको इस वंश के एक राजा थे जिसका नाम था भीमसेन द्वितीय। इस वंश का राजा था जिसका नाम क्या था, भीमसेन द्वितीय। और इसी भीमसेन द्वितीय का कौन सा अभिलेख मिला है, आरंग अभिलेख मिला है। और इसी आरंग अभिलेख से पता चलता है कि इस वंश का जो है, ये वंश जो है ये सबसे पहले आया रहा होगा छत्तीसगढ़ में। यानी छत्तीसगढ़ का सर्वप्रथम राजवंश जो है वो कौन सा है, राजर्षि तुल्य वंश है। और इस अभिलेख में जो है इस वंश के राजाओं का नाम लिखा है, जिसमें सबसे पहला राजा क्या लिखा है, शूरा लिखा है। उसके बाद दैत्य प्रथम है, विभीषण प्रथम है, दैत्य द्वितीय, विभीषण द्वितीय, भीमसेन द्वितीय, ऐसा सब राजाओं का नाम लिखा हुआ है। तो पहला राजा क्या लिखा है, सूरा लिखा है। इसलिए इस राजर्षि तुल्य वंश को, जो छत्तीसगढ़ का सर्वप्रथम राजवंश है प्राचीन कालीन इतिहास का, इसको सूरा राजवंश भी कहा जाता है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, छत्तीसगढ़ में पाषाणकालीन साक्ष्य सबसे लंबी गुफा स्थित है। तो छत्तीसगढ़ के सबसे लंबी गुफा पूछा गया है क्वेश्चन में, और ऑप्शन ए में दिया है अर्जुनी, ऑप्शन बी में दिया है टेरम की गुफा, ऑप्शन सी में है बोदलदा की गुफा, और ऑप्शन डी में है करही भदर। ठीक है, तो अर्जुनी की गुफा जो है वो कहाँ है, बालोद में है, जो हमको किस काल की जानकारी देती है, उत्तर पाषाण काल की जानकारी देती है। ठीक है, इसके अलावा जो टेरम है ये रायगढ़ में है ना, रायगढ़ में है, और यहाँ से भी हमको उत्तर पाषाण काल की जानकारी मिलती है। ठीक है, उत्तर पाषाण की जानकारी मिलती है। और ये बोतलदा की गुफा जो है इससे हमको पाषाण काल की जानकारी मिलती है। और यही गुफा जो है छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी गुफा है ना। तो छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी गुफा कौन सी है पूछेगा तो वो आंसर आएगा कौन सा, बोतलदा की गुफा, ऑप्शन नंबर सी आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से प्राचीन काल में किस राजवंश ने इस राज्य पर शासन नहीं किया है ना। छत्तीसगढ़ में जिन राजवंशों ने शासन किया है उसको नहीं बताना है। जो 4 ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए सरबपुरी वंश, ऑप्शन बी पांडु वंश, ऑप्शन सी नल वंश, और ऑप्शन डी है मौखरी वंश। इसमें से कौन सा राजवंश है जिसने छत्तीसगढ़ पे शासन नहीं किया है? तो सरबपुरी वंश का सरब राज था जिसने छत्तीसगढ़ में सरबपुरी वंश की स्थापना किया था। पांडु वंश जो इंद्रबल था वो पांडु वंश का था जिसने सरबपुरी वंश को हराकर छत्तीसगढ़ में सिरपुर के पांडु वंश की स्थापना किया था। नल वंश ये तो गुप्त वंश और वाकाटक वंश के समकालीन चल रहा था छत्तीसगढ़ के कोरापुट और किसको, भोपालपट्टनम को अपना राजधानी बनाकर। ये जो मौखरी वंश है इसने छत्तीसगढ़ पे शासन नहीं किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन डी मौखरी वंश। हाँ, मौखरी वंश का संबंध है हमसे। कैसे, याद करो, जब हम जो है सिरपुर का सोमवंश या पांडु वंश पढ़ते हैं उसी में एक राजा था जिसका नाम था हर्षगुप्त, और इसी हर्षगुप्त का विवाह हुआ था मौखरी वंश के प्रमुख वज्जू वर्मा की पुत्री किससे, वसाटा देवी से। किससे हुआ था, वसाटा देवी से हुआ था। और इसी वसाटा देवी ने ही हर्षगुप्त की मृत्यु के बाद सिरपुर में किसका निर्माण किया था, लक्ष्मण मंदिर का निर्माण कार्य किया था। और इस लक्ष्मण मंदिर के निर्माण कार्य को पूरा कराया था उसके बेटे जिसका नाम क्या था, महाशिवगुप्त बाला अर्जुन। क्लियर है। तो मौखरी वंश ने शासन नहीं किया है। मौखरी वंश का उल्लेख केवल हमको छत्तीसगढ़ के इतिहास में कहां मिलता है,
जब हम क्या पढ़ते हैं, हर्षगुप्त को पढ़ते हैं, जो किस वंश का राजा है, सिरपुर के सोमवंश या पांडु वंश का राजा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस पांडुवंशी शासक के समय में हेनसांग सिरपुर आया था? और इसके 4 ऑप्शन में पहला दिया हुआ है ऑप्शन ए में महाशिव गुप्त बालार्जुन, ऑप्शन बी में लिखा है महाशिव तिवरदेव, और सी में लिखा है हर्षगुप्त, और डी में लिखा है चंद्रगुप्त। तो जो हेनसांग जो कि कौन सा यात्री था, चीनी यात्री था। ये चीनी यात्री जो है छत्तीसगढ़ में आया था, सन 639 ईस्वी में आया था, और उस समय जो है छत्तीसगढ़ में शासन चल रहा था किसका, महाशिवगुप्त बालार्जुन का शासन चल रहा था। जब ये चीनी यात्री हेनसांग आया था तो इसने 2 जगहों का यात्रा किया था, एक सिरपुर का और एक कहां सा, मल्हार का। और इसने अपनी पुस्तक लिखी थी जिसका नाम क्या था, सी यू की। क्या नाम था पुस्तक का नाम, सी यू की। और इसमें छत्तीसगढ़ का नाम रखा था किया सालो। क्या नाम रखा था, किया सालो। तो ये जो हेनसांग है चीनी यात्री, ये किसके शासन काल में आया था बोलेगा, तो ऑप्शन ए महाशिवगुप्त बालार्जुन इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है मेनका द्वार या दरवाजा कहां है? और इसके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए में है शक्ति, ऑप्शन बी में है मदनपुर, ऑप्शन सी में है धनपुर, और ऑप्शन डी में है चैतुरगढ़। तो हम जब कलचुरी वंश पढ़ रहे थे, कौन सा वंश पढ़े थे, कलचुरी वंश पढ़ रहे थे, तो कलचुरी वंश में एक राजा पढ़े थे जिसका नाम था पृथ्वी देव प्रथम। और इस पृथ्वी देव प्रथम ने ही चैतुरगढ़ के किले का निर्माण किया, चैतुरगढ़ के किले का निर्माण किया। और इस किले में 3 दरवाजे थे, एक का नाम था सिंह दरवाजा, एक का नाम था हुंकारा दरवाजा, और एक इसी में था कौन सा दरवाजा, मेनका दरवाजा। तो मेनका दरवाजा कहाँ स्थित है, चैतुरगढ़ में स्थित है। तो इस तरह इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चैतुरगढ़। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। प्राचीन काल में इस राज्य में पांडु वंश के निम्नलिखित में से किस शासक ने कोशलाधिपति उपाधि धारण की थी? और इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए में है तिवरदेव, ऑप्शन बी में है नन्नराज, ऑप्शन सी में है हर्षगुप्त, और ऑप्शन डी में है महाशिवगुप्त। इसका पूरा आप नाम लिख सकते हो, महाशिवगुप्त बाला अर्जुन, है ना। तो ये पांडुवंशी शासक है चारों। इसमें से किसने सकल कोशलाधिपति की उपाधि धारण की थी, तो ये हमको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तिवरदेव। क्लियर है। जो पांडुवंश का राजा था जिसका नाम था इंद्रबल, इस इंद्रबल के 4 बेटे थे। इंद्रबल के 4 बेटे थे नन्नराज प्रथम, एक का नाम था ईशान देव, एक का नाम था सुरबल, और एक का नाम था भवदेव रणकेसरी। इसमें से इसके बाद राजा बना नन्नराज प्रथम, नन्नराज प्रथम। और इस नन्नराज प्रथम का कोई भी बाल बच्चा नहीं हो रहा था, तब इसने एक बच्चे को गोद लिया था जिसका नाम था तिवरदेव। और तिवरदेव को गोद लेने के कुछ ही समय बाद एक बेटे का जन्म हुआ जिसका नाम रखा चंद्रगुप्त, ठीक है। लेकिन तिवरदेव जो गोद लिया गया था उसी को बड़ा बेटा माना और उसी को ही क्या बनाया, राजा बनाया। तो ये जो तिवरदेव है राजा बना। और इस तिवरदेव ने 21,000 गाँव, है ना, जो तिवरदेव है वो 21,000 गाँवों का स्वामी था। और इसी को ही क्या कहा गया है, सकल कोशलाधिपति की उपाधि धारण करने वाला कहा गया है। तो इस तरह इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, तिवरदेव। चलिए अगले क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। इस क्षेत्र में 5वीं-6वीं शताब्दी में शासन करने वाला शासक प्रसन्न मात्र किस वंश से संबंधित थे? ऑप्शन ए में है सरबपुरी वंश, ऑप्शन बी में है कलचुरी वंश, ऑप्शन सी में है पांडु वंश, और ऑप्शन डी में है नल वंश। जो 4 ऑप्शन में 4 वंश दिए गए हैं, ये चारों वंश ने छत्तीसगढ़ में शासन किया है। लेकिन ये प्रसन्न मात्र किस राजवंश का था उसको हमको बताना है। तो जो प्रसन्न मात्र है वो ऑप्शन ए, सरबपुरी वंश का राजा था। और ये जो प्रसन्न मात्र है इसी ने ही आपका एक शहर बसाया था, किस नदी के किनारे पर, निडिला नदी के किनारे पर। और इसी निडिला नदी को आज हम लोग लीलाघर नदी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, लीलाघर नदी, लीलाघर नदी के नाम से जानते हैं। और इसी के किनारे पर अपने नाम से कौन सा शहर बसाया था, प्रसन्नपुर शहर बसाया था, जिसको आज हम लोग किस नाम से जानते हैं, मल्हार के नाम से जानते हैं। और यही प्रसन्न मात्र वो राजा है जिसने गरुड़, शंख और चक्र युक्त, गरुड़, शंख और चक्र से युक्त क्या चलाया था, सोने का सिक्का चलाया था। क्लियर है। तो सोने का सिक्का चलाने वाला राजा भी कौन है, प्रसन्न मात्र, ठीक है। तो जो प्रसन्न मात्र है वो किस वंश का राजा है, सरबपुरी वंश का राजा है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न कथन को पढ़ते हैं। एक लिखा है प्राचीन छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग मौर्य साम्राज्य में सम्मिलित था। दूसरा लिखा है सरगुजा क्षेत्र की सीता बेंगरा और जोगीमारा की गुफाओं में ब्राह्मी लिपि के मौर्य कालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं। और ऑप्शन 3 में लिखा है अशोक के कलिंग अभिलेख से भी इसकी पुष्टि होती है। हमको सही उत्तर चुनना है। ऑप्शन ए में दिया है केवल 1 सही है, ऑप्शन बी में दिया है 1 और 2 सही है, ऑप्शन सी में दिया है 2 एवं 3 सही है और ऑप्शन डी में दिया है 1, 2 और 3 सही है। ठीक है, तो हमने छत्तीसगढ़ के इतिहास में मौर्य काल में हमने पढ़ा था कि मौर्य काल का एक राजा था जिसका नाम क्या था, अशोक। और इस सम्राट अशोक का हमको अभिलेख मिला है कहां से, जोगीमारा की गुफा से। जोगीमारा और सीता बेंगरा की गुफा से, सीता बेंगरा और जोगीमारा की गुफा से हमको जो है अभिलेख का साक्ष्य मिला है। और इस अभिलेख का जो लिपि है वो कौन सी लिपि है, ब्राह्मी लिपि। और जो भाषा है वो कौन सी भाषा है, पाली भाषा है। ठीक है, और साथ ही ये भी पता चला कि मौर्य काल के बारे में हमको जानकारी कि जो सम्राट अशोक है उसने अपने जितने भी साम्राज्य था उसको 5 भागों में बांटा था, जिसमें से एक साम्राज्य था कलिंग प्रांत। एक प्रांत कितना था, कलिंग, जो पूरा साम्राज्य था उसको 5 प्रांतों में बांटा था। जैसे हमारा भारत जो है अलग अलग राज्यों में बटा हुआ है, उसी तरह जो कलिंग राज्य ने अपने पूरे साम्राज्य को 5 प्रांतों में बांटा हुआ था, जिसमें एक प्रांत क्या था, कलिंग प्रांत। और ये छत्तीसगढ़ जो है इसी कलिंग प्रांत का हिस्सा था। ऐसा जानकारी हमको कहां से मिलता है, कलिंग अभिलेख से मिलता है। और ये सारा ये जो जोगीमारा और सीता बेंगरा की गुफा है ये कहां है, रामगढ़ की पहाड़ी पर। और रामगढ़ की पहाड़ी कहां है, सरगुजा में, यानी छत्तीसगढ़ के ऊपरी हिस्से में। तो जब छत्तीसगढ़ के ऊपरी हिस्से में साक्ष्य मिल रहा है, यानी छत्तीसगढ़ के उत्तरी हिस्से में जो है मौर्य वंश का शासन था, सही है। ठीक है, उसके बाद जो है गुफा में ब्राह्मी लिपि का मौर्यकालीन साक्ष्य मिला है, ये भी सही है। और छत्तीसगढ़ में मौर्य काल के शासन के बारे में हमको कलिंग अभिलेख से भी जानकारी मिलता है, यानी कि तीसरा भी सही है। तो 1, 2, तीनों कथन सही है, इसलिए हमारा आंसर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, चीनी इतिहासकार हेन सांग ने छत्तीसगढ़ के किस स्थल की यात्रा की है। तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि चीनी यात्री हेन सांग जो है 639 ईस्वी में जो है बाला अर्जुन, महाशिवगुप्त बाला अर्जुन के शासन काल में आया था छत्तीसगढ़, और 2 जगहों का यात्रा किया था। एक कौन सा है, सिरपुर, और एक कौन सा है, मल्हार। देखते हैं ऑप्शन में क्या लिखा है। ऑप्शन ए मल्हार, ऑप्शन बी जांजगीर, ऑप्शन सी में है दमूधारा और ऑप्शन डी है गिरोधपुरी। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मल्हार। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 लिखा है, निम्न में से कौन सी जोड़ी प्राचीन छत्तीसगढ़ का राजवंश और शासक सुमेलित है। यानी यहां पर वंश का नाम और राजा का नाम दिया हुआ। ऑप्शन नंबर ए में लिखा है सरबपुरी वंश का राजा था कौन, भवदत्त वर्मन। ऑप्शन बी में लिखा है पांडु वंश का राजा था कौन, महाशिवगुप्त बालावर्जुन। सोम वंश का शासक था कौन, जगदेव भूषण। और नल वंश का शासक था कौन, प्रसन्न मात्र। इसमें से हमको सही वंश और उस वंश के राजा को छांटना है। ठीक है, तो चलिए भवदत्त वर्मन, ये भवदत्त वर्मन जो है नल वंश का राजा था। भवदत्त वर्मन किसका राजा था, नल वंश का राजा था। याद करिए, नल वंश का संस्थापक था शिशुक, उसके बाद व्याघ्रराज, वराहराज, वराहराज के बाद आएगा भवदत्त वर्मन, है ना। ये भवदत्त वर्मन ही है, बर्मन है, भवदत्त वर्मन। ठीक है, तो ये सरबपुरी वंश का राजा है क्या, नहीं है। तो ये ऑप्शन जो है सही नहीं है। पांडु वंश का राजा था महाशिवगुप्त बालार्जुन, ये सही है। पांडु वंश का राजा कौन था, महाशिवगुप्त बालार्जुन। पांडु वंश की स्थापना इंद्रबल ने किया, अपने पिता उदयन को राजा बनाया। फिर इंद्रबल के 4 बेटे, नन्नराज प्रथम जो बड़ा था वो राजा बना। नन्नराज प्रथम के बाद आया कौन, तिवर देव के बाद उसका बेटा नन्नराज द्वितीय, उसके बाद चंद्रगुप्त, हर्षगुप्त, और उसके बाद आया था कौन, बाला अर्जुन। तो पांडु वंश का राजा कौन था, बाला अर्जुन। ठीक है, ये सही है। उसके बाद 2 ऑप्शन और है, उसको भी देख लेते हैं। जगदेव भूषण, सोम वंश का कोई राजा जो है जगदेव भूषण, ये जगदेव भूषण जो है ये आपका बस्तर में जब हम राजा पढ़ेंगे, बस्तर में छिंदक नागवंश, उसमें जगदेव भूषण नाम से उपाधि होगा। ठीक है, प्रसन्न मात्र जो है वो सरबपुरी वंश का राजा था, नल वंश का राजा नहीं था। तो ये दोनों गलत है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है ना, कि पांडु वंश का राजा था कौन, महाशिवगुप्त बाला अर्जुन। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। 16 क्वेश्चन लिखा है, 16वां नंबर का, छत्तीसगढ़ में प्राचीन काल में शासन करने वाले सरबपुरी राजवंश का राजधर्म निम्न में से क्या था। तो जो सरबपुरी वंश राजवंश था इसका राजधर्म पूछा है। ऑप्शन ए में शैव धर्म, ऑप्शन बी में है वैष्णव धर्म, ऑप्शन सी में है शाक्त धर्म, और ऑप्शन डी में है बौद्ध धर्म। ठीक है, तो सरबपुरी वंश जो है इन लोग जो है
सरभराज नाम का एक व्यक्ति था जिसने इसका स्थापना किया, राजा बना पहला, और इसके जो राजधानी थी वो थी सरभपुर। इसकी राजधानी क्या थी? सरभपुर। और इनकी कुल देवी का नाम था गजलक्ष्मी। इनकी कुल देवी का नाम क्या था? गजलक्ष्मी। तो लक्ष्मी है कि किस भगवान की पत्नी? विष्णु भगवान की। यानी ये किस धर्म को मानते थे? वैष्णव धर्म को मानते थे। सरभपुरी राजवंश जो है किस धर्म को मानता था? वैष्णव धर्म को मानता था। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। समुद्रगुप्त के दक्षिण अभियान में पराजित कोसल राज्य का राजा निम्नलिखित में से कौन सा था? और ऑप्शन ए में है स्वामी दत्त व्याघ्रराज, ऑप्शन सी में है विष्णुगोप, और ऑप्शन डी में है महेंद्र। तो हमने जब गुप्त वंश पढ़ा तो गुप्त वंश में राजा था कौन? समुद्रगुप्त, जिसने विश्व विजय का सपना देखा था और इसने दक्षिण को जीतने के लिए एक अभियान बनाया था। कौन सा अभियान? दक्षिणापद अभियान। और इस दक्षिणापद अभियान के दौरान जब वो छत्तीसगढ़ क्षेत्र के लिए आया तो छत्तीसगढ़ का, वर्तमान छत्तीसगढ़ का उत्तर जो है, उत्तरी जो क्षेत्र है ना, वो क्या कहलाता था? दक्षिणापथ कहलाता था। क्या कहलाता था? दक्षिणापथ कहलाता था। और वहां पर वाकाटाक वंश का शासन चल रहा था, जिसका राजा कौन था? महेंद्र। और नीचे में चल रहा था किसका? नल वंश का शासन चल रहा था, और वहां पर राजा कौन था? व्याघ्रराज। और इन दोनों को समुद्रगुप्त ने पराजित किया था, और दोनों का उल्लेख कहां है? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में है। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में हमको इन दोनों का उल्लेख मिलता है। तो इस तरह इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महेंद्र सेन, है ना, कि समुद्रगुप्त ने दक्षिण अभियान के दौरान कोसल राज्य के किस राजा को पराजित किया था? तो राजा कौन है? महेंद्र सेन, जो ऑप्शन नंबर किस में है? डी में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, महेंद्र सेन। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 लिखा है, प्राचीन छत्तीसगढ़ में पांडु वंश के निम्नलिखित किस शासक ने मौखरी राजकुमारी वसाटा से विवाह किया था? इसका ऑप्शन नंबर ए में है तीवरदेव, ऑप्शन बी में है चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी में है हर्षगुप्त, और ऑप्शन डी में है महाशिवगुप्त। अभी पिछले क्वेश्चन में ही एक आया था कि कौन सा राजवंश जो है शासन नहीं किया है, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो पांडुवंश का राजा था, पांडुवंश का राजा जिसका नाम क्या था? हर्षगुप्त। और इसी हर्षगुप्त ने ही मौखरी वंश के राजकुमारी वसाटा देवी से क्या किया था? शादी किया था, है ना। तो इसमें हमारा आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, हर्षगुप्त। और जब हर्षगुप्त की मृत्यु हुई तो इसी वसाटा देवी ने सिरपुर में किसका निर्माण किया था? लक्ष्मण मंदिर का निर्माण किया था। और इसके निर्माण कार्य को पूरा उसका बेटा करेगा, जिसका नाम क्या था? महाशिवगुप्त बाला अर्जुन। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। सरभपुरी राजवंश के किस शासक ने स्वर्ण सिक्के प्रचलित किए थे? और इसके ऑप्शन है ए सरभराज, ऑप्शन बी में है नरेंद्र, ऑप्शन सी में है सुखदेव राज, और ऑप्शन डी में है प्रसन्न मात्र। तो पिछले क्वेश्चन में इसको भी डिस्कस कर चुके हैं कि सरभपुरी वंश का राजा था कौन? प्रसन्न मात्र। और इस प्रसन्न मात्र ने ही प्रसन्नपुर शहर की स्थापना किया था, जिसको मल्हार के नाम से जानते हैं। इसके अलावा इसी ने ही गरुड़, शंख और चक्र से युक्त क्या चलाए थे? सोने के सिक्के चलाए थे। तो इस तरह इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रसन्न मात्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक साक्ष्य छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है? ऑप्शन ए में लिखा है सांची अभिलेख, ऑप्शन बी में लिखा है राजिम अभिलेख, ऑप्शन सी में लिखा है मंदसौर अभिलेख, और ऑप्शन डी में लिखा है उदयगिरी अभिलेख। तो सांची अभिलेख ये है मध्य प्रदेश का, ठीक है। मंदसौर अभिलेख भी है कहाँ का? मध्य प्रदेश का। और उदयगिरी अभिलेख कहाँ का है? ओडिशा का है। तो और जबकि राजिम अभिलेख हमारे कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है। और छत्तीसगढ़ का साक्ष्य पूछा है तो छत्तीसगढ़ से मिले अभिलेख में मिलेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा, जो कौन सा लिखा है? राजिम अभिलेख। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 बात करते हैं। रायगढ़ जिले का सिंघनपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए में है शैलचित्र, ऑप्शन बी में है मूर्तिकला, ऑप्शन सी में है काष्ठ कला, और ऑप्शन डी में है संगीतकार। तो जो सिंघनपुर की गुफा है ना, यहां पर हमको पूर्व पाषाण काल की जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी मिलती है? पूर्व पाषाण काल की जानकारी मिलती है। और इस सिंघनपुर की गुफा पे आपका शिकार करता हुआ मानव और सीढ़ी नुमा मानव आकृति का क्या मिला है? साक्ष्य मिला है, जो कि क्या है? शैल चित्र है। और इन शैल चित्रों की खोज जो है सन 1910 में सबसे पहले किसने किया था?
एंडरसन ने किया था। किसने किया था? एंडरसन नामक साहित्यकार ने, जो इतिहासकार है उसने किया था। तो इस तरह हम देखते हैं कि सिंघनपुर की गुफा किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 22 पे चर्चा करते हैं। लिखा है महाशिवगुप्त समकालीन था हर्षवर्धन का, समुद्रगुप्त का, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का और गौतमी पुत्र सातकर्णी का। महाशिवगुप्त बाला अर्जुन का जब शासन चल रहा था तो भारत में, उत्तर भारत में शासन था किसका? हर्षवर्धन का। और नीचे में शासन था किसका? पुलकेशिन द्वितीय का। और दोनों का जो है युद्ध हुआ, जिसको हम लोग नर्मदा घाटी युद्ध के नाम से जानते हैं। तो नर्मदा घाटी युद्ध में हर्षवर्धन का साथ दिया था किसने? बाला अर्जुन ने। और बाला अर्जुन जो है हर्षवर्धन का साथ दे रहा था। इसमें जो है ये हर्षवर्धन की पराजय हो गई, तो बाला अर्जुन ने पुलकेशिन द्वितीय की अधीनता स्वीकार कर ली थी। और यही जो है पुलकेशिन द्वितीय का हमको कौन सा अभिलेख मिलता है? ऐहोल अभिलेख मिलता है। और इसी ऐहोल अभिलेख में इस सब बात की चर्चा है। तो इस तरह से महाशिवगुप्त बाला अर्जुन किसका समकालीन था? महाशिवगुप्त बाला अर्जुन जो है वो हर्षवर्धन का क्या था? समकालीन था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे चर्चा करते हैं। भांडक शिलालेख का संबंध है। ऑप्शन ए में है भवदेव से, ऑप्शन बी में है उद्यन से, ऑप्शन सी में है बाला अर्जुन से और ऑप्शन डी में है इंद्रबल से। क्लियर है? तो हमने पढ़ा कौन सा? पांडुवंश। पांडुवंश का स्थापना इंद्रबल ने किया था, है ना। सरबपुरी वंश के राजा जो प्रवर राज द्वितीय था उसको पराजित करके, और उसने अपना पिता उद्यन को राजा बनाया था, उसके बाद खुद राजा बना। इसके बाद इसके 4 बेटे हुए। इसके कितने बेटे हुए? 4 बेटे, जिसमें एक का नाम था नन्नराज प्रथम, एक का नाम था सुरबल, एक का नाम था ईशान देव और एक का नाम था भवदेव रणकेसरी। और इसी भवदेव रणकेसरी का कौन सा शिलालेख मिला है? भांडक शिलालेख मिला है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए भवदेव जो है इसका क्या होगा? सही आंसर होगा। क्लियर है? तो अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। कामावती नगरी आज किस नाम से जानी जाती है? और इसके 4 ऑप्शन में दिया हुआ है। ऑप्शन ए में लिखा है राजनांदगांव, ऑप्शन बी में लिखा है कवर्धा, ऑप्शन सी में बिलासपुर, ऑप्शन डी में डोंगरगढ़। तो जो डोंगरगढ़ है, मां बमलेश्वरी मंदिर, वही डोंगरगढ़ जो है प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? कामावतीपुरी के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन लेते हैं। सातवाहन नरेशों का काष्ठ स्तंभ लेख जांजगीर चांपा जिले के किस स्थान से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए में है शिवरी नारायण, ऑप्शन बी में है किकारी, ऑप्शन सी में है मल्हार और ऑप्शन डी में है सीपत। तो जो काष्ठ स्तंभ है वो जांजगीर चांपा, ये पुराना क्वेश्चन रहा है। जांजगीर चांपा नहीं, कौन सा जिला हो गया है? शक्ति जिला हो गया है। शक्ति जिला के कौन सा तहसील? डभरा तहसील के कौन से गांव में? किकारी गांव में जो है सन 1921 में इस कास्ट सिस्टम का खोज किया गया था। और ये अभी वर्तमान घासीदास संग्रहालय में मौजूद है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी किकारी गांव। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 लेते हैं। देखो, प्राचीन इतिहास का जो 25 क्वेश्चन था वो खत्म। अब जो है संख्या पद्धति के क्वेश्चन आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 26 लिखा हुआ है 7 का घात 105 में इकाई अंक क्या है? और इसके ऑप्शन में दिया हुआ है ए में 5, बी में लिखा है 7, ऑप्शन सी में लिखा है 9 और ऑप्शन डी में लिखा है 1। ठीक है, तो जब भी हमको किसी घात वाली संख्या का क्या निकालना है? इकाई अंक निकालना है। तो जो घात में संख्या रहता है उसको 4 से भाग करते हैं। तो 4 से भाग करेंगे तो इसका शेषफल आ जाएगा, जो है पहले 2 से 2 बार में जाएगा 8 से, फिर 25, फिर 4 छक्के कितना हो जाएगा? 24। शेषफल कितना आया? 1। जितना शेषफल आता है, जिस संख्या को घात दिया रहता है उसमें उस शेषफल का घात लगा देते हैं। तो 7 का घात क्या हुआ? 1। अब 7 को एक बार गुणा करेंगे तो इकाई अंक कितना आएगा? 7 आएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 7। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। लिखा है 7 क्रमागत विषम पूर्ण संख्याओं का योगफल 133 है, तो न्यूनतम विषम पूर्ण संख्या है। ऑप्शन ए में लिखा है 17, ऑप्शन बी में लिखा है 19, ऑप्शन सी में लिखा है 11 और ऑप्शन डी में लिखा है 13। बात यहाँ पे बोला गया है 7 क्रमागत विषम पूर्ण संख्या। तो 7 क्रमागत विषम पूर्ण संख्या, पहला x लिए, दूसरा x+2 होगा, फिर x+4 होगा, फिर x+6 होगा, x+8, x+10 और x+12। ये आपका हो गया 1 2 3 4 5 6 7।
7 क्रमागत संख्या हो गया। इनका योगफल यानी इन सातों को अगर हम जोड़ते हैं, इन सातों को हम जोड़ते हैं तो किसके बराबर होगा बोला है, 133 के बराबर होगा। अब इसको जोड़ेंगे तो x जो है कितने बार आ रहा है, 7 बार, 7x, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब संख्याओं को जोड़ेंगे तो 2 और 4 कितना हो गया, 6, 6 और 6 कितना हो गया, 12, 12 और 8 कितना हो गया, 20, 20 और 10 कितना हो गया, 30, 30 और 12 कितना हो गया, 42 और बराबर कितना आ गया, 133। अब 7x बराबर 42 को उधर पक्षांतर कर देंगे, 133 माइनस कितना हो जाएगा, 42। अब यहाँ पर हल करेंगे तो यहाँ पर देखो 3 में 2 जाएगा, कितना बचेगा 1, और 13 में जो है 4 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 9। अब x बराबर 91 बटा कितना हो जाएगा, 7, तो 7 एकम 7 और 7 एकम 7, 7 तिया 21, तो x का मान कितना आ जाएगा 13। यानी पहला विषम संख्या होगा 13, दूसरा होगा 15, फिर 17, फिर 19, फिर 21, फिर हो जाएगा 23 और फिर हो जाएगा कितना 25। हमको क्या पूछा गया है, तो न्यूनतम विषम पूर्ण संख्या, तो सबसे छोटा क्या होगा 13, जो हमको किस ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 13। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। 3 से गुणा करके बनी 100 और 200 के बीच की सभी प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। ऑप्शन ए में लिखा है 5000, ऑप्शन बी में लिखा है 4950, ऑप्शन सी में लिखा है 4980 और ऑप्शन डी में लिखा है 4900। चलो हमको किसके किसके बीच निकालना है, 100 और 200 के बीच, कि वो किससे भाग जाना चाहिए, 3 से गुणा करके बना है मतलब 3 से भाग जाना चाहिए। तो सबसे पहले हम 100 को ही चेक करके देखते हैं कि वो 3 से भाग जाता है कि नहीं जाता है ना। तो 3 तिया 9, एक बचेगा, फिर शून्य को उतारेंगे, फिर 3 तिया 9, ये तो नहीं जा रहा है। एक क्या बच रहा है, शेषफल। अब हमको 100 से और किसके बीच, 200 के बीच, यानी 100 से आगे देखना पड़ेगा कि वो 3 से भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो इस 100 में प्लस करना पड़ेगा, तो प्लस करने के लिए क्या करते हैं, जो शेषफल है उसको भाजक में माइनस करते हैं, जो अंतर आता है उसी को ही हम जोड़ देंगे। यानी कि 100 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 102, यानी 100 के बाद पहली संख्या होगी 102, जो 3 से क्या हो जाएगा, भाग चले जाएगा। क्लियर है। अब इसका लास्ट संख्या कितना, 200, तो इस 200 को भी चेक कर लेते हैं कि ये 3 से भाग जाता है कि नहीं जाता है। तो 3 छक्के 18, कितना बचेगा 2, फिर शून्य को उतारेंगे, फिर 3 छक्के 18, फिर कितना बचेगा 2, तो ये भी पूरी तरह भाग नहीं जा रहा है। लेकिन इसमें जोड़ना नहीं है, जोड़ेंगे तो 200 से उस पार चले जाएंगे, जबकि हमको 200 तक बनाना है तो इसमें घटाना पड़ेगा। तो जो शेषफल आता है उसी को घटा देते हैं, तो 200 में 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 198। यानी 100 और 200 के बीच पहली संख्या 102 है जो 3 से भाग जाती है, और अंतिम संख्या 198 है जो 3 से क्या होती है, भाग जाती है। हमको ये मिल गया पहला पद, ये मिल गया अंतिम पद, और ये किससे भाग होगा, 3 से। यानी इसमें कितने का अंतराल रहेगा, 3 का अंतराल रहेगा। तो आपको एक सूत्र पढ़ाया था कि n बराबर होता है अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटा सर्वांतर और प्लस 1। तो अंतिम पद में कितना है 198, प्रथम पद में कितना है 102, और सर्वांतर कितने का रहेगा, 3 का रहेगा, क्योंकि 3 से भाग होते जा रहा है, और प्लस 1। अब इसको घटाएंगे, 198 में 102 को घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 96 बटा 3 और प्लस 1। इसको काट देंगे, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, तो 32 प्लस 1 टोटल कितना हो जाएगा 33, है ना। तो 33 संख्या है, 100 और 200 के बीच 33 संख्या है जो 3 से क्या होता है, विभाजित होता है। उनका हमको क्या निकालना है, योग। तो योग का फार्मूला भी आप लोग को पता होगा। योग का फार्मूला होता है प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2 और गुणा n। तो प्रथम संख्या कितना है 102, अंतिम संख्या कितना है 198 बटा 2 और गुणा अभी n का मान कितना निकाले हैं 33। 102 और 98 को हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 300, 300 बटा 2 गुणा कितना हो जाएगा 33। ये कट जाएगा कितने बार में, 15 बार में, है ना, सॉरी 150 बार में। कितने बार में, 150 बार में। अब 150 और किसका गुणा करेंगे, 33 का गुणा करेंगे, तो 15 तिया 45 का 5 हांसलाई 4, 15 तिया 45, 45 और 4 कितना हो जाएगा 49, और ये एक शून्य लगा देंगे तो टोटल आंसर कितना आया 4950। देखो कौन से ऑप्शन में 4950, ऑप्शन नंबर बी में है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 4950। क्लियर है। चलो क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं।
प्रथम 35 विषम संख्याओं का योग। ऑप्शन नंबर ए में है 1225, ऑप्शन नंबर बी है 962, ऑप्शन नंबर सी है 1489 और ऑप्शन नंबर डी है 630। आपको क्वेश्चन आपको सूत्र याद होगा कि प्रथम n विषम संख्या का योग बराबर n का स्क्वायर, और एक था प्रथम n तक विषम संख्या का योग, इसका फॉर्मूला था n+1/2 का होल स्क्वायर। तो यहां पर आपको 35 तक नहीं बोला है, प्रथम 35 विषम संख्या, यानी कौन सा फॉर्मूला लगेगा, n स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। तो 35 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। 35 का स्क्वायर मतलब 35 का कितने बार गुणा, 2 बार गुणा, है ना। तो गुणा करेंगे 5 पंचे 25 का 5 हांसलाई 2, 5 दिया 15, 15 और 2 कितना हो जाएगा 17, फिर 3 पंचे 15 का 5 हांसलाई 1, 3 तिया 9 और 1 10, जोड़ देंगे 5, 12 का 2 हांसलाई 1, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 और 1, तो आंसर कितना आ जाएगा 1225, जो ऑप्शन नंबर ए में है। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस कहां तक निकालना है आपको, 19 स्क्वायर, है ना। 5 का वर्ग प्लस 7 का वर्ग प्लस 9 का वर्ग, ऐसे कहां तक 19 के वर्ग का मान ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से देखिए, ये विषम संख्याओं का वर्ग है, विषम संख्याओं का वर्ग है ना। और विषम संख्याओं का वर्ग का फॉर्मूला रहता है n 1 का वर्ग, 3 का वर्ग, 5 का वर्ग, ऐसे करके आपका n का वर्ग दिया हुआ है। तो इसका फॉर्मूला होता है n+1 n+2/6, ऐसा रहता है। लेकिन ये कहां से स्टार्ट होता है, 1 से कहां तक जाता है, n तक। हमारा कहां से स्टार्ट हुआ है, 5 तक, यानी n के हमको 2 मान लेने पड़ेंगे। पहला मान लेना पड़ेगा 19 और दूसरा मान लेना होगा इसके पहले जो आएगा विषम संख्या, क्या आएगा 3, ठीक है। तब इनका योग का फॉर्मूला लिख लेगा, योग बराबर 19 गुणा 20 गुणा 21/6। देखो इसमें n का मान रखो तो n 19, फिर 20, फिर 21 और फिर बटा कितना होगा 6। फिर ये माइनस कर देंगे क्योंकि घटाना पड़ेगा, है ना। इसमें 1 से लेके 19 का मिलेगा आपको योग, लेकिन हमको कहां से चाहिए, 5 से चाहिए। तो 1 से लेके 3 को घटाना पड़ेगा, तो यहां पर n का मान 3 रखना पड़ेगा। तो 3 गुणा 4 गुणा 5 और बटा कितना आ जाएगा 6। चलिए काट देते हैं इसको। तो ये कट जाएगा 2 बार, 2 से कट जाएगा 3 बार में, और ये 2 से कट जाएगा 10 बार में। ये फिर 3 एकम 3 और ये 3 7 21, ठीक है। यहां भी कट रहेगा, ये 3 एकम 3 और ये 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ये गुणा करेंगे तो 5 दूनी कितना हो गया 10, ठीक है। अब यहां पर गुणा करेंगे तो 19 का किससे गुणा कर देते हैं, 7 से गुणा कर देते हैं। तो 7 निया 63 का 3 हांसलाई 6, 7 एकम 7 और 6 कितना हो जाएगा आपका 13, 133, ये हो गया आपका 0, ठीक है। तो 1330 आ गया, गुणा किए तीनों को। तो अब इसमें 10 को माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना 1320। देखते हैं कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1320। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। संख्या 1362.05 में 5 का स्थानीय मान है। ऑप्शन ए में है इकाई, ऑप्शन बी में है दहाई, ऑप्शन सी में है सैकड़ा और ऑप्शन डी में है सौवा, ठीक है। तो चलो पहले हमको संख्या दिया हुआ है 1362.5, इसमें किसका स्थानीय मान निकालना है, 5 का। तो सबसे पहले हम दशमलव को हटाते हैं ऐसा, और ये बटा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 2 अंक है दशमलव के बाद। अब इसमें 5 का स्थानीय मान निकालेंगे तो 5 का स्थानीय मान कितना निकलेगा 5, और बटे में क्या रहेगा जो है, जो कितना है 100। तो इस तरह देखो नीचे में क्या आया 100, इस तरह 5 का स्थान क्या हो जाएगा 100, है ना। अगर ऐसा रहता, ऐसा कुछ रहता तो इकाई दहाई सैकड़ा ऐसा बस रहता, तब हमें आंसर क्या लेते सैकड़ा। लेकिन हमारा आंसर जो है वो 5 बटा कितना आया है 100 आया है, इसलिए क्या आएगा आंसर 100 आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। यदि संख्या 4 8 3 2 7 स्टार 8 पूर्णतः 11 से विभक्त हो तो स्टार के स्थान पर कौन सी छोटी संख्या होगी। ऑप्शन ए में लिखा है 5, ऑप्शन बी में लिखा है 3, ऑप्शन सी में लिखा है 2 और ऑप्शन डी में लिखा है 1। चलिए तो 11 का नियम हमने पढ़ा था, तो 4 8 3 2 7 स्टार 8, इसमें 11 का नियम क्या कहता है कि सम स्थानों पर स्थित संख्या और विषम स्थानों पर स्थित संख्या के योग का अंतर,
या तो शून्य हो या 11 से विभक्त हो। तो इसमें अप्लाई करते हैं वो। पहले हम विषम स्थानों को देखते हैं, तो यहाँ 8 है, ये 7 है, ये 3 है और ये 4 है। इसको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 22 हो रहा है। 7 और 7 14, 14 और 8 कितना हो जाएगा, 22। अब सम स्थान पर देखते हैं, तो ये 8 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर क्या है, स्टार। इनको जोड़ेंगे तो 10 प्लस क्या आ जाएगा, स्टार। अब यहाँ पर या तो शून्य आना चाहिए, घटाएंगे तो, या क्या आना चाहिए, 11, 22 ऐसा कुछ आना चाहिए। तो 22 में इसको 22 बनाने के लिए तो इसको 12 जोड़ना पड़ेगा, जो इम्पॉसिबल है। तो इसको बना देते हैं हम क्या, 11, और 22 में 11 जाएगा तो कितना बचेगा, 11। तब ये संख्या जो है पूरी तरह 11 से क्या हो जाएगा, विभक्त। तो 10 में क्या जोड़ना पड़ेगा कि वो 11 बन जाएगा, 1 जोड़ना पड़ेगा, यानी इस स्टार की जगह हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो इस तरह इस क्वेश्चन में स्टार का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में है। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। 533 गुणा 534 गुणा 892 गुणा 624 में इकाई का अंक क्या होगा। और ऑप्शन नंबर ए लिखा है 6, ऑप्शन नंबर बी लिखा है 3, ऑप्शन नंबर सी लिखा है 4 और ऑप्शन डी में क्या है, 0। ठीक है। तो इकाई का अंक कैसे निकालते हैं, जो भी संख्या आपको गुणा के रूप में दिया है उसके इकाई के अंकों को गुणा करते जाओ। तो 3 और 4 का गुणा करेंगे तो 4 तिया 12, फिर जो आंसर आया है उसके इकाई के अंक को अगली संख्या के इकाई से गुणा कर देंगे तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4, और फिर 4 का गुणा 4 से करेंगे तो 4 चौक कितना हो जाएगा, 16। तो इस तरह इकाई का अंक हमारा क्या आ गया, ऑप्शन नंबर ए में लिखा है क्या, 6। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 34, 63 का घात 81 गुणा 27 का घात 34 प्लस 25 का घात 83 में इकाई का अंक है। और ऑप्शन नंबर ए में लिखा है 2, ऑप्शन नंबर बी में लिखा है 3, ऑप्शन सी में लिखा है 4, ऑप्शन डी में क्या लिखा है, 5। तो मैंने आपको अभी बताया इकाई के अंक, अभी और क्वेश्चन आया था। ठीक है, उसमें सबसे पहले इसको भाग करते हैं। भाग करेंगे 81 को 4 से तो 80 चले जाता है, क्या बचेगा, 1 शेषफल बचेगा, यानी 83 का घात क्या लिखेंगे, 1, यानी इसमें इकाई का अंक कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, फिर है 27 का घात कितना लिखा हुआ है, 34 है ना। तो 4 8 32 है ना, 32, तो 2 शेषफल बचेगा। तो 2 शेषफल बचेगा तो 27 का घात कितना लगाएंगे, 2, यानी 7 का 2 बार गुणा होगा। तो 7 का 2 बार गुणा होगा तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 49 का 9। ठीक है, तो 3 और 9 आया इसका इकाई का अंक। अब लास्ट में 25 का घात कितना है, 83। तो यहां पर भी देखो 5 का घात अगर विषम है तो इकाई का अंक क्या आएगा, 5 ही आएगा। अगर सम है तो 0 आएगा। 5 में किसी भी सम संख्या का घात है तो इकाई का अंक 0, और विषम संख्या का घात है तो क्या आता है, 5। तो इस तरह 25 के घात 83 में इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 5। इसका गुणों का गुणा हो रहा है तो 9 तिया कितना हो जाएगा, 27। तो इनका गुणा करेंगे तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 7, और ये प्लस कितना है, 5। तो 7 और 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12। तो इस तरह अंत में इकाई का अंक कितना आ रहा है, 2, जो किसमें है, ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, 2 धनात्मक संख्याओं का योग 12 है, उनका गुणनफल 35 है, उन संख्याओं के व्युत्क्रम का योग क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए में लिखा है 12/35, ऑप्शन नंबर बी में लिखा है 1/35, सी में लिखा है 35/8 और डी में लिखा है 7/32। चलिए, 2 धनात्मक संख्याओं का योग, हमको पता नहीं है कौन सा धनात्मक संख्या, तो x और y दोनों का योग कितना है, 12, गुणनफल 35, यानी x इंटू वाई बराबर कितना हो जाएगा, 35। ठीक है, और हमको ज्ञात करना है उनके व्युत्क्रम का योग, यानी 1/x प्लस 1/y का योग, ये हमको ज्ञात करना है। व्युत्क्रम का योग पूछा है तो x का व्युत्क्रम 1/x, y का व्युत्क्रम 1/y। अब इसको हल करेंगे, अगर त्रियक गुणा करूं तो y प्लस एक्स बटा क्या हो जाएगा, एक्स वाई होगा कि नहीं होगा, होगा। और x प्लस वाई का मान आपको दिया है 12, तो ऊपर में अंश में आ जाएगा 12, और x इंटू वाई का मान दिया है 35, तो नीचे हर में आ जाएगा 35। इस तरह हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 12/35, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ठीक है, आगे बढ़े, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। 2 क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल 80 है, दोनों संख्याओं का औसत है। ऑप्शन नंबर ए में है 10, बी में है 9, सी में है 40 और डी में क्या है, 8। 2 क्रमागत सम संख्या, तो पहला x है तो दूसरा क्या होगा, x प्लस 2 का गुणनफल, यानी दोनों को गुणा करते हैं तो किसके बराबर होगा, 80 के बराबर होगा, ऐसा दिया हुआ है। चलिए अब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 2x और बराबर क्या हो जाएगा, 80। तो x स्क्वायर प्लस 2x
और माइनस 80 बराबर क्या आ जाएगा 0। अब ये 2x को तोड़ना है, जोड़कर 2x को जोड़कर या घटाकर तोड़ना है ऐसे संख्याओं में जिसका गुणा कितना हो 80 हो। तो किन किन संख्याओं को जोड़ेंगे तो 2 आएगा और उनको गुणा करेंगे तो 80 आएगा। 8 और 10 को, किसको तोड़ेंगे 8 और 10 को, 10 में से 8 घटा दो कितना बचेगा 2 और 8 और 10 का गुणा करोगे कितना हो जाएगा 80। तो ये जो 2 है उसको हम तोड़ेंगे 10x माइनस 8x। देखो 10x में 8x घटाएंगे 2 आएगा नहीं, तो इस तरह हमने 2x को तोड़ दिया और ये ज्यों का त्यों लिख दिया माइनस 80 बराबर 0। अब इन दो संख्या में और इस दो संख्या में जो कॉमन है उसको निकालते हैं। तो दोनों में x है तो x प्लस कितना आ जाएगा 10 और यहाँ दोनों में माइनस 8 दिख रहा है तो x प्लस यहाँ भी क्या आ गया 10 और ये बराबर 0। तो यहाँ आ गया x प्लस 10 को कॉमन कर लेते हैं, दोनों में दिख रहा है तो x माइनस 8 बचेगा और ये बराबर 0। अब इसको अलग अलग हम लेते हैं तो x प्लस 10 बराबर 0 और x माइनस 8 बराबर क्या लेंगे 0। तो x बराबर क्या आएगा माइनस 10 और यहाँ पर x बराबर कितना आएगा 8 और सम संख्या कभी भी माइनस में होता है क्या नहीं। तो पहला संख्या हमारा क्या होगा 8 और दूसरा संख्या क्या होगा 10। पहला संख्या x लिए थे ना और दूसरा संख्या क्या लिए थे x प्लस 2। तो पहला संख्या 8 है तो दूसरा संख्या कितना होगा 10 होगा। और दोनों का क्या पूछा है औसत। तो औसत में क्या करते हैं जितना संख्या रहता है उसको जोड़ते हैं और उतने संख्या से उसको भाग कर देते हैं। तो 8 और 10 को जोड़ेंगे तो 18 और 2 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा 9। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा 9। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37। 1 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 10 प्लस कहाँ तक का मान ज्ञात करना है 19 का मान क्या है। और ऑप्शन ए में लिखा है 20, बी में लिखा है 60, सी में लिखा है 70 और ऑप्शन नंबर डी क्या दिया हुआ है 100। ध्यान से देखो एक क्रमागत संख्या है जो कितने के अंतराल में चल रहा है 3 के अंतराल में चल रहा है। यानी इसका सर्वांतर देखो, इसका प्रथम पद 1 है, अंतिम पद जो है वो कितना है 19 है और इसका सर्वांतर जो है वो कितने का चल रहा है 3 का। कितने पद हैं n का मान हमको पता है क्या नहीं, तो ज्ञात कर लेते हैं। अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटा सर्वांतर और प्लस 1 तो 18/3 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा 6 प्लस 1 कितना हो गया 7। कितने संख्या हैं 7 संख्या। अब इनका योग दिया है तो योग ज्ञात करेंगे तो पहला पद अंतिम पद बटा 2 और गुणा n का मान रखेंगे कितना 7। तो ये हो जाएगा कितना 20 और 20/2 गुणा 7 तो ये कितना आ जाएगा 10 और 10 का 7 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 70। इस तरह से हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 70। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। 500 से 1000 के बीच 6 से विभाजित होने वाले संख्याओं की संख्या बताना है और ऑप्शन ए में लिखा है 63, ऑप्शन बी में लिखा है 103, ऑप्शन सी में लिखा है 83 और ऑप्शन डी में लिखा है 113। किसके किसके बीच बताना है 500 से 1000 के बीच बताना है कि ये 6 से भाग जाने। तो पहले 500 को ही चेक करते हैं कि वो 6 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। तो 500 को 6 से भाग करके देखते हैं 6 अट्ठे 48 कितना बचेगा 2, शून्य को उतारेंगे 6 तिया 18। ये तो भाग नहीं जा रहा है, जा रहा है क्या नहीं। तो घटाना है कि जोड़ना पड़ेगा, आगे बढ़ने के लिए जोड़ना पड़ेगा। तो किसको जोड़ते हैं जो शेष फल है उसको भाजक में घटाएंगे, उनका जो अंतर आता है उसको जोड़ेंगे। यानी पहला संख्या होगा कितना 504 जो 6 से क्या होगा विभाजित होगा। उसी तरह अंतिम संख्या क्या दिया हुआ है 1000 तो इसी 1000 को चेक करते हैं कि ये 6 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। तो 6 कम कितना बच जाएगा 4, फिर शून्य को उतारेंगे 6 छक्का 36, फिर 4 बचेगा, फिर शून्य को उतारेंगे फिर 6 छक्का 36 कितना शेषफल बचा 4। यानी 1000 भी भाग नहीं जा रहा है। अब इसमें जोड़ेंगे कि घटाएंगे घटाएंगे, जोड़ेंगे तो 1000 से पार चले जाएंगे, हमको 1000 तक रहना है तो घटाना पड़ेगा। तो 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 996। यानी 500 से 1000 के बीच पहली संख्या है 504 और अंतिम संख्या है 996 जो किससे भाग जाती है 6 से भाग जाती है। अब कितनी संख्या पूछा है यानी किसका मान पूछा है n का। तो n का सूत्र लगाएंगे तो क्या होता है अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटा सर्वांतर। तो 6 से भाग पूछा इसलिए सर्वांतर कितने का रहेगा 6 का और ये प्लस 1। अब इसको घटाएंगे तो 6 में 4 गया तो कितना बचेगा 2, 9 में 0 गया तो 9 और 9 में 5 गया तो 4 और बटा 6 और ये प्लस कितना आ जाएगा 1। अब इसको काट दो 6 कम 6 6 अट्ठे 48 और 6 दूनी 12 82 और 1 कितना हो जाएगा
83। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी किसमें दिया हुआ है? 83। क्लियर है? आगे बढ़े। चल क्वेश्चन नंबर 39, 1 का घात 3 प्लस 2 का घात 3 प्लस 3 का घात 3 प्लस ऐसे कहां तक जाना है? प्लस 20 का घात 3। और ऑप्शन ए में लिखा है 22,100, 44,200 ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी में है 44,100 और ऑप्शन डी में है 22,820। तो ये देखो 1 का घन है, तो 1 के घन, 2 के घन और ऐसे करके n के घन तक का फार्मूला आपको बताया था, n+1/2 का होल स्क्वायर। और यहां पर n के जगह क्या लिखा हुआ है? 20। यानी यहां पर हम जो है n का मान कितना रखेंगे? 20। तो 20 + 1/2 और पूरे का घात 2। तो ये हो जाएगा 20 × 21/2 और पूरे का घात 2। तो ये कट जाएगा 10 बार में, है ना। तो यहां आ जाएगा 210 का वर्ग, और 210 का वर्ग मतलब 210 को कितने बार गुणा करना है? 2 बार गुणा करना है। ठीक है, शून्य को हटा दो, 21 का 21 के गुणा करेंगे, 21 से कम 21 का एक हांसलाई 2, 21 दूनी 42 और 2 कितना हो जाएगा? 44। 2 शून्य है तो ये 2 शून्य लगा दो, हमारा आंसर कितना आ गया? 44,100। जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। 12 का वर्ग प्लस 14 का वर्ग प्लस 16 का वर्ग, ऐसे हमको 20 के वर्ग तक का योग ज्ञात करना है। और ऑप्शन ए में दिया है 1220, ऑप्शन बी में दिया है 220, ऑप्शन सी में दिया है 1540 और ऑप्शन डी में लिखा है 1320। ये जो है वर्ग संख्याओं का वर्ग, सॉरी सम संख्याओं का वर्ग दिया हुआ है। क्या दिया है? सम संख्या का वर्ग। तो सम संख्या स्टार्ट कहां से होता है? 2 से। तो 2 का वर्ग, 4 का वर्ग, ऐसे करके n के वर्ग तक के जाते हैं। तो इसके लिए फार्मूला है n+1 और n+2 का ये अपॉन 6, ये फॉर्मूला है। लेकिन यहां पर 2 से स्टार्ट नहीं हो रहा है। कहां से स्टार्ट हो रहा है? 12 से। और कहां तक है? 20 तक। अगर मैं n का मान 20 रखता हूं, n का मान कितना रखता हूं? 20, तो मुझे 2 के वर्ग से लेके 20 के वर्ग तक का मान ज्ञात होगा, जबकि मुझे 12 के वर्ग से चाहिए। तो हमको 2 के वर्ग से लेके 10 के वर्ग तक का मान को क्या करना पड़ेगा? घटाना। इसलिए एक बार n का मान कितना रखना पड़ेगा? 10, और उसको आपस में माइनस कर देना पड़ेगा, तब हमको टोटल योग इस क्वेश्चन का मिल जाएगा। तो हम जब 20 मान रखते हैं तो 20 गुणा 21 गुणा 22 बटा कितना आएगा? 6। और जब 10 मान रखेंगे तो 10 गुणा 11 गुणा 12 बटा कितना आ जाएगा? 6। ठीक है, चलो इसको काट देते हैं। ये 2 से कट गया 3 बार में, 2 से कट गया 10 बार में, फिर 3 एकम 3, 3 साते 21। इसको काटेंगे तो 6 एकम 6 और 6 दूनी 12। और ये यहाँ पर इसको अगर गुणा करेंगे तो ये 11 दूनी 22 और एक शून्य लग जाएगा, कितना आ गया? 220। इसको हम गुणा करते हैं तो 7 दूनी 14 का 4 हांसला 1, 7 दूनी 14 और 1 15 और ये एक शून्य, तो कितना आ गया? 1540। अब 1540 में 220 घटाओगे तो यहां पर हमको मिल जाएगा कितना? 1320। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 1320। चले आगे। आगे क्वेश्चन है, चलो आपका गणित खत्म, ये है करंट अफेयर के क्वेश्चन है। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? और ऑप्शन ए में है उड़ीसा, ऑप्शन बी में है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी में है झारखंड और ऑप्शन डी में है केरल। जब भी हम एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे तो उसमें कम से कम 10 क्वेश्चन जो है हम करंट अफेयर के रखेंगे, जिसमें से 5 जो है वो नेशनल और इंटरनेशनल और 5 जो है किसके होंगे? छत्तीसगढ़ के होंगे। तो ये पहला करंट अफेयर क्वेश्चन आज का आ गया, जिसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कौन सा? उड़ीसा। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में शीर्ष पे कौन है? उड़ीसा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के रक्षा मंत्री ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में संसद खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया है? और इसके ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए में है प्रयागराज, ऑप्शन बी में है लखनऊ, ऑप्शन सी में है आगरा, ऑप्शन डी में है क्या? वाराणसी। तो इसका सही आंसर है इसकी राजधानी लखनऊ, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला करंट अफेयर का क्वेश्चन देखते हैं। लूसी मिशन का उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए में है शनि के छल्लों का अन्वेषण करना, ऑप्शन बी में है ब्लैक होल का अध्ययन करना, ऑप्शन सी में है बृहस्पति, ड्रोजन, क्षुद्र ग्रहों का अन्वेषण करना और ऑप्शन डी में है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो लूसी मिशन जो है वो बृहस्पति ग्रह से संबंधित है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देते हैं। किस राज्य सरकार ने अप्रैल 2025 में बाबा साहब
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर शून्य गरीबी कार्यक्रम शुरू किया है? और इसके लिए 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ऑप्शन ए में है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी में है बिहार, ऑप्शन सी में उत्तराखंड और ऑप्शन डी में क्या है? हरियाणा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार है, उसने बाबा साहब अंबेडकर के नाम से शून्य गरीबी कार्यक्रम की शुरुआत की है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। अप्रैल 2025 में रक्षा साहित्य महोत्सव कलम और कवच 2.0 कहां आयोजित किया गया है? और इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए में लिखा है हैदराबाद, बी में लिखा है चेन्नई, सी में लिखा है नई दिल्ली और डी में लिखा है बेंगलुरु। तो ये हमारे देश की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित हुआ है कलम और कवच 2.0। अब छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 में छत्तीसगढ़ से किसे प्राणी मित्र सम्मान दिया गया है? और इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है। हर नारायण सोनी, रमेश भाई, अखिल जैन और राम रतन दास। तो हमारे खैरागढ़ में एक मनोहर गौशाला है। खैरागढ़ में कौन सा है? मनोहर गौशाला। मनोहर गौशाला के ट्रस्टी हैं, मनोहर गौशाला के ट्रस्टी हैं अखिल जैन। इन्हीं को ही छत्तीसगढ़ में प्राणी मित्र सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो अखिल जैन कहीं के नहीं है, हमारे पड़ोसी खैरागढ़ के हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार छत्तीसगढ़ का देश के लघु अनुपज में हिस्सेदारी कितना है? ऑप्शन ए में है 80%, बी में है 70%, सी में है 60% और डी में है 50%। तो भारत देश में जो 100% लघु अनुपज होता है उसमें छत्तीसगढ़ कितना उत्पादन करके देता है? 70% उत्पादित करके देता है। यानी लघु अनुपज में छत्तीसगढ़ की हिस्सेदारी कितना है? 70%। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं 48 नंबर। छत्तीसगढ़ के किस जिले के ग्राम पंचायत को सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान के तहत 1 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा? तो जो ग्राम पंचायत 1 लाख से सम्मानित होगा वो किस जिले में है बताना है। और इसके लिए 4 ऑप्शन दिया है। ऑप्शन ए में है रायपुर, ऑप्शन बी में है सरगुजा, ऑप्शन सी में है धमतरी और ऑप्शन डी में है बस्तर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, धमतरी। ठीक है, धमतरी का ग्राम पंचायत है जो सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान के तहत 1 लाख रुपये से क्या होगा? पुरस्कृत होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। निम्न में से किसे इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ का कुलपति नियुक्त किया गया है? और ऑप्शन ए है कृष्ण नारायण रतन जंकर और ऑप्शन बी में है ममता चंद्राकर, ऑप्शन सी में है लवली शर्मा और ऑप्शन डी में है छाया चंद्राकर। तो ममता चंद्राकर इससे पहले थी, छाया चंद्राकर उनकी बेटी है, इसका कोई लेना देना नहीं है। और अभी कुलपति बनाया गया है किसको? लवली शर्मा को। ठीक है, आज का लास्ट और 50वां क्वेश्चन लेते हैं। छत्तीसगढ़ में सुशासन तिहार 2025 का आयोजन कितने चरणों में होगा? और ऑप्शन ए में लिखा है 1, बी में लिखा है 2, सी में लिखा है 3 और डी में लिखा है 4। तो छत्तीसगढ़ में 2025 में सुशासन त्योहार जो है वो 3 चरणों में होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3। क्लियर है? तो इस तरह हमने छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास, संख्या पद्धति और करंट अफेयर, ये तीनों टॉपिक पे हमने 50 क्वेश्चन उस पर विचार विमर्श किए जो आपके पेपरों में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आशा करता हूं कि आप लोग को ये जो MCQ का पहला वीडियो था वो पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, आप कमेंट करके बताइए कि इसमें क्या कमी है, क्या इसमें सुधार कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे चैनल का पहला MCQ वीडियो है। तो आप कमेंट के द्वारा बताएंगे कि इसमें हम लोग क्या क्या सुधार कर सकते हैं, क्या और जोड़ सकते हैं, क्या अच्छा रहा, क्या बुरा रहा, ये कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।